इस कार्यक्रम के सभी पात्र वास्तविक है। देश काल और वातावरण से इसका सीधा संबंध है। आए हुए गेस्ट को ना तो हमने पैसे दिए हैं और ना ही आगे देंगे। कार्यक्रम में गेस्ट के विचार अपने हैं, इसमें हमारा कोई दबाव नहीं है। फिर भी गेस्ट भविष्य में किसी प्रकार का हमें डंडा करते हैं तो बता दूं कि मेरे चाचा सीलमपुर थाने में सब इंस्पेक्टर है। कार्यक्रम देखते वक्त या देखने के बाद हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज बाय द फेमस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और 11 लोगों को फॉरवर्ड जरूर करें। कृपा आनी शुरू हो जाएगी। विशेष चेतावनी, 5 साल से कम उम्र के बच्चे बड़ों की देख रेख में कार्यक्रम देखें, नहीं तो उन्हें अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता की लत लग सकती है। हेलो एंड वेलकम टू अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता। मैं हूं नमिता और ये है बहुत ही अनोखा शो, क्योंकि यहाँ पर मैं बैठी हूँ यूएस में और जो ओपी हैं अनटोल्ड स्टोरीज के ओपी वो है इंडिया में। तो ये अनटोल्ड स्टोरीज क्या है और किनसे हम जानेंगे अनटोल्ड स्टोरीज, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ओपी को बुला लेते हैं। ओपी नमस्ते। अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता में आपका स्वागत है और मैं हूँ इंडिया से। नमिता, एक सवाल बहुत गूंज रहा है कि आप अमेरिका से और मैं इंडिया से, हमारे गेस्ट वर्ल्ड से हैं। हमारा प्रोग्राम है अनटोल्ड स्टोरीज, जिसमें हम अनटोल्ड स्टोरीज सुनाएंगे। ऑफ कोर्स ये अनटोल्ड स्टोरी कौन सी है, जितने भी न्यूज एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं इंडिया के, वो एक संजीदा सा चेहरा लिए सामने हमेशा आपको न्यूज डिलीवर करते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानियां क्या हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां होती हैं जो हम आपस में बताते हैं। लेकिन आज पहली बार वो स्टोरीज उन एंकर्स के मुंह से सुनवाने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है ये स्टोरीज सुनने के लिए। तो आज हमारे गेस्ट कौन है, चलिए आपको दिखाते हैं। सौरभ का बल्ला चला, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर करने लगे हैं प्रैक्टिस। तीसरे दिन के खेल का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए सैकड़ों खबरों में से, अनेक मुद्दों में से जो है खास। स्वागत है आप सभी का। और जैसा हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि ऐसे ही आइकन्स को सम्मानित करने के लिए आ रहा है वीडियोकॉन इंडिया यूथ आइकन अवार्ड। कागज पर लिखे शब्द यूं ही बयान नहीं होते, उनको चाहिए एक आवाज जो बुलंद हो, परिपक्व हो, जो समय की कसौटी पर खरी उतरे। हर वक्त खबरें, हर जगह खबरें। लेकिन क्या कभी आपने एक आम खबर को अलग नजरिए से देखा है? नहीं देखा तो अब देखिए। अनुराग पुनेठा। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है और अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता में। अनुराग जी, मेरा पहला सवाल यही है कि मतलब कि आपके पास 15 मिनट हैं और 15 मिनट में आप कितनी भी तारीफ हमारी और हमारे शो कीजिए। स्टार्ट। मैं बहुत से शो में आया हूं, मैंने दुनिया में बहुत से लोगों का इंटरव्यू किया है, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि क्या मैं अनटोल्ड स्टोरी विद ओपी एंड नमिता में आ पाऊंगा। ये मेरा सौभाग्य है, आज मैं धन्य हो गया हूं और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इन्वाइट किया। बस यही बुलवाना था आपसे, बाकी हमारा शो खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। अनुराग जी की एंकरिंग करते करते एक्टिंग भी की हो? ये बिल्कुल किया, मैंने ओपी के संग किया है। ये बताने से पहले मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि क्या किया है अनुराग जी ने। आइए मिलते हैं राग बिहारी जी से। दूर से आती रे, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और क्या है? दूर से आती रेल, बहुत ज्यादा दूर से आ रही है। ज्यादा दूर से आ रही है। कितनी दूर से आ रही है? देखिए आ रही है। अच्छा, आ रही है। दूर से आती रेल, वाह वाह, आ रही है। दूर को जाती रेल, वाह 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 वाह। और इसने मुझे पान खिला दिया था, तो उस समय तो कर दिया था, मतलब उस समय तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उसने मुझे बाद में वो क्लिपिंग दिखाई, ऑलमोस्ट 17-18 साल बाद, कुछ 2-3 साल पहले दिखाई थी।
तो मुझे अपने को देखकर डर लग गया, मैंने कहा बाप रे, नहीं हुई है। तो अनुराग जी, आपका सफर कैसे शुरू हुआ एंकर बनने का? क्योंकि जब आप जर्नलिस्ट बने तो इतने सारे न्यूज चैनल्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो उस वक्त ये डिसीजन लेना कि मैं शायद इस फील्ड में अच्छा करूंगा, ये कैसे मतलब आपने सोचा? मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं लीडिंग न्यूज़पेपर में काम करता हूं, तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया चुना। मैं एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में घुसा और मुझे पता था कि ये एक वहां जो उनका एडिटोरियल सेक्शन था जिसमें कि वो पर्टिकुलर पेपर आता था, वीकली पेपर होता था, सैटरडे संडे को आता था। उनके एडिटर का मैंने नाम पूछा और मुझे नाम तो पता था कि वो बैठती कहाँ पर है, एक महिला थी, और उनका पता पूछते हुए सीधे पहुंच गया। मेरे कॉन्फिडेंस को देख के मुझे किसी ने रोका भी नहीं और मैंने जाकर उनसे सीधे कहा कि काम करना चाहता हूँ और मैं इंटरव्यू कर सकता हूँ। तो नहीं, आपका परिचय तो दीजिए। परिचय दिया मैंने, तो उन्होंने कहा आपने कोई कभी कहीं काम किया? मैंने कहा कोई काम नहीं किया मैंने, बस मुझे इंटरव्यू करना है और मुझे कल पता है कि कल कोई स्टार आने वाला है, वो पता है, और मैं आपको इंटरव्यू ला सकता हूँ। इत्तेफाक से जिस दिन मैंने बताया, मुझे पता था कि शाहरुख खान की दिल से की शूटिंग फिल्म सिटी नोएडा में हो रही है। अच्छा। तो उनको भी पता था, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा तुमको पता है? मैंने कहा हाँ मुझे पता है वो आ रहा है। तो तुम इंटरव्यू कर सकते हो? मैंने कहा हाँ मैं इंटरव्यू ले आऊंगा आपका। तो ओके। तो वो थोड़ा सरप्राइज थी कि कैसे लाओगे? मैंने कहा मेरे पास डिक्टाफोन है, मैं उनका प्रॉपर इंटरव्यू करूंगा उनका। बोले अच्छा जाइए करके लाइए, अगर करके लाएंगे तो हम आपका छापेंगे। मेरे पास बाइक होती थी, मैं पहुंचा। अब मुझे ये तो नहीं पता था कि शाहरुख खान आ रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान कब आएंगे, कितने बजे शूट होगा, पता लग गया कि यहाँ पर है। तो मैंने वहां फोन करके उसी अंदाज में फोन किया, कॉन्फिडेंस से। मैंने कहा जरा शाहरुख खान कहाँ होटल में रुके हो बताइए। तो मैंने होटल का नंबर बता दिया। जब होटल में फोन किया तो उसने कहा कि, मैंने कहा कि मैं उस फला पेपर से बोल रहा हूँ, कनेक्ट कराइए। उसने उस नाम से मेरे को शाहरुख खान से कनेक्ट करा दिया। मैंने शाहरुख खान को बोला कि मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, इंटरव्यू चाहिए आपका। तो ठीक है, मैं आप इतने बजे वहां पर पहुंच रहा हूँ, आप आ जाइए। मैं गया, उनका प्रॉपर मैंने सवाल अपना नोट करके गया था ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना हो। तो वो भौचक्की रह गई, बोली तुमने ये कर दिया? कर दिया। वेरी सिंपल। तो छपा उनका फोटो और मेरा फोटो और मेरी बहन। अरे वाह। मेरा घर में सब लोग तो पागल हो गए, टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया। एंड यू वोंट बिलीव कि लोगों को रहता था कि अच्छा तुम शाहरुख खान से मिले, तुम आमिर खान से मिले, तुम जाकिर हुसैन से मिला था, नसरुद्दीन शाह से मिला था, मैं पिनाज मसानी का इंटरव्यू मैंने किया था उस दौरान। मेरे पास आज भी वो 20 साल पुराने वो अखबार की पूरे अखबार रखे हुए, वो पीले पड़ चुके हैं अखबार, लेकिन मेरे पास आज भी हैं और मैंने अपने एक ब्लॉग पर भी कुछ वो फोटो डाले हुए हैं। ये काम चलता रहा, फिर टीवी में आ गया तो टीवी में भी बस पता चले अनुराग जी, ये जो इंटरव्यू आपका कोई सुन रहा हो, एस्पायरिंग एंकर, वो चला जाए किसी दिन कॉन्फिडेंस में किसी न्यूज चैनल में और आपकी ये स्टोरी डुप्लीकेट मैं बता रहा हूँ, जिंदगी में और खासकर विजुअल मीडिया में ओनली कॉन्फिडेंस वर्क्स। आपको कुछ ना आता हो लेकिन आप ऐसा शो करिए, बस आप ही ज्ञानी हैं। शुरुआत की बात थी कि चैनल्स में आए थे, मैं जी न्यूज में सबसे पहले था। उस वाले चैनल से एक दफे एशिया कप 2004 हुआ था श्रीलंका में, उसको कवर करने के लिए गया था और बस इतना बोल दिया कि आपको वहां रुकना है जिस होटल में टीम इंडिया रुकी हुई है। वो विजुअल भेजना उस दौरान बड़ी एक कवायद होती थी। वो एक DSNG किट होता था जिससे सैटेलाइट से कनेक्ट करते थे। तो ऐसा होता था जैसे कि चांद, जो करवा चौथ पे औरतें चांद देखती है ना, तो होता था कि वो सिग्नल्स लेने पड़ते थे, उसको हिलाना पड़ता था, उसका छतरी को सिग्नल्स कैच करती थी तो वो सुई शो करती थी। जैसी शो होती थी तो आपको बटन दबाना होता था तो सुई जाना शुरू होती थी। मुझे आज भी याद है कि उसी होटल में एक दफे मैं ऐसे ही वो थाली सा टाइप का मैं ऐसे कर रहा था, घंटों हो गए थे, और सचिन तेंदुलकर ग्रेट सचिन तेंदुलकर, वो वहां बगल से एक रास्ता जाती थी, वो उनका जिम था, तो उनका ट्रेनिंग होती थी। तो आते आते देखते होंगे, बोले एक पता नहीं क्या करता रहता है, पता नहीं कुछ। तो हाय हेलो होने लगी थी थोड़ी बहुत उनसे। तो इस इंटरेस्टिंगली मेरे पास आए और बोले क्या कर रहे हो तुम ये? मैंने अपने को बड़ा दरिद्र महसूस किया। मैंने कहा कि पता नहीं क्यों ऐसा पूछ रहे हैं। मैंने कहा वो सिग्नल, वो जो फीड होती है ना, जो आप लोगों को शूट करते हैं, वो भेजते हैं। अच्छा इतना टाइम लगता है इसमें? बोले वो सिग्नल नहीं करते हैं।
इंडिया में लोग सोच रहे हैं वाह अनुराग पुनेठा गया हुआ है सचिन तेंदुलकर और इनको कवर करने के लिए, उनको लगता है पता नहीं कोलंबो पता नहीं घूम रहा होगा और साथ में क्रिकेटर्स के साथ ऐश कर रहा होगा, पार्टी कर रहा होगा, पता नहीं अनुराग पुनेठा वहां पर थाली लेके सिग्नल पकड़ रहा है। जिस सचिन तेंदुलकर को मिलना बहुत मुश्किल होता है, उनसे मैं अचानक एक ग्राउंड पे, पूरे ग्राउंड पे अकेला मिल गया था। मुझे लगा इसको तो अकेला मिलना ही मुश्किल ही मिल गया। और सचिन, मैंने जब तुमने कहा सचिन यार मुझको आपको इंटरव्यू करना है, मैं अनुराग हूँ और मेरा नाम और मैं इस चैनल के लिए काम करता हूँ। सचिन तेंदुलकर ने इतने प्यार से मना किया मेरे को। मुझे लगा हाँ बोल दिया होगा ना, इतने प्यार से मना किया। उसका मैं आज भी आपको बता सकता हूँ, अनुराग आई एम वेरी सॉरी, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ और मैं डेफिनेट आपसे बात करूंगा आफ्टर दिस सीरीज, लेकिन अभी आई एम जस्ट ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माय गेम एंड माय दिस सीरीज, सो प्लीज एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं डेफिनेटली आपसे बात करूंगा पर अभी नहीं कर पाऊंगा। बाप रे बाप, सचिन तेंदुलकर इतना प्यार से बोल रहा है। आपको तो उनके नाम में भी हाँ लगी होगी। हाँ, मत करो यार, मत करो, इतना ही काफी है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सचिन इतनी प्यार से बात कर रहे थे। हाँ। और वहीं उनके जूनियर प्लेयर थे, मैं उसके नाम ले सकता हूँ आज, जिसमें युवराज सिंह थे, हरभजन सिंह थे। उनका एरोगेंस लेवल ऐसा था कि सेनाएं ध्वस्त हो जाए, मतलब मतलब वो अपने समझते ही नहीं थे, वो गॉड समझते थे। मतलब वो तो अरे मैंने बात नहीं करनी, मतलब वो जो लुक ही ऐसा देते थे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि प्लेयर्स को क्वेश्चन करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में उनको कुछ क्रिटिकल सवाल पूछते हैं। विद द फिल्म इंडस्ट्री आप बहुत कम पाओगे कि बहुत कम जर्नलिस्ट किसी स्टार को बैठाकर उससे पूछें कि आपने कितनी खराब एक्टिंग करी है। अगली बार आएगा नहीं ना वो आपको इंटरव्यू देने, इसलिए आप कोई चक्कर है आपको, उनको रोजी रोजी पिक्चर दिखानी पड़ती है और दिखाना पड़ता है कि आप तो महान है। खैर वो भी एक पार्ट ऑफ द गेम है एंकरिंग का और रिपोर्टिंग का वो भी करना, मैनेज सोशल स्किल्स भी आनी चाहिए। ये मतलब अगर आपकी सोशल स्किल्स नहीं है तो आपको कोई आगे इंटरव्यू नहीं देगा। आप यू कैन नॉट बी रूड एंड आस्क नेगेटिव क्वेश्चंस ऑल द टाइम, तो दिस इज पार्ट ऑफ द जॉब। लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन पूछने की बात आ रही है, मुझे पता है अभी रिसेंटली की बात है कि आपने डोनाल्ड ट्रम्प से क्वेश्चन पूछा है। Good evening, President. This is Anurag Paneja. President, my question is that you said at the time of the Article 370 abrogation that you would like to mediate in Kashmir, but India rejected it. No, I'd like to be able to. No, excuse me. My question. Wait. I didn't say that. I didn't say anything about that. I just said Kashmir, obviously, there's a big problem between Pakistan and India. उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो पूरा इंडियन मीडिया गया हुआ था, तो उसमें मैं भी था। बट सरप्राइजिंगली वहां क्या हो रहा था कि खुद ट्रंप बोल रहे थे, मतलब इशारा कर रहे थे यू ऐसे करके। यस, तो मैंने उस पर कोई थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल उनसे पूछा था कि आपने कश्मीर को लेकर अभी कहा था कि आप मीडिएट करना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा डिफेंसिव हो गया, बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था और मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि चूंकि कश्मीर का इशू थोड़ा भारत पाकिस्तान में एक इशू रहता है आमतौर पर, तो उसको चक्कर में अगर मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, मतलब करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि मेरा सवाल दूसरा है, तो अच्छा ये तो मैं भूमिका बांध रहा था। उन्होंने कहा हाँ क्या सवाल, तो मैंने कहा मेरा सवाल दूसरा है, क्योंकि उस दौरान सीए को लेकर इंडिया में बहुत बवाल हो रहा था। तो वो सवाल जब मैंने पूछा तो उस पर उन्होंने बड़ा जो जवाब दिया, वो अगले दिन की सारे पेपर्स की हेडलाइन बना था। ये दर्शक जानना चाहते हैं कि वाकई में ये पत्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जिस टाइम वो गेस्ट के सामने होता है वो अपने सवाल पूछ सकता है या फिर पीछे से आने वाला सवाल होता है, ऐसा क्या मतलब पत्रकारों के लिए क्या चैलेंज होता है? मैंने अभी जितना पाया है कि ज्यादातर लोग, मतलब मेरे प्रोफेशन में जो देखा हूं, बायस नहीं रहे, मतलब उनका कोई एजेंडा जरूर होता है। जब एजेंडा ड्रिवन कोई चीजें होती हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि बड़े बड़े सो कॉल्ड बड़े नेम हैं जो कि आज टीवी इंडस्ट्री में, दे आर समहाउ नॉट दैट, क्या बोलना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं है। वो किसी डेलिब्रेट सवाल पूछेंगे, उसके पीछे होगा, फिर वो नैरेटिव तय हो जाता है, नैरेटिव के चक्कर में आपको सवाल पूछने पड़ते हैं। दर्शक जो सोचते हैं, आपके फैंस जो सोचते हैं, एंकर को देखते हैं, एंकर की भूमिका, वो सब सोचते हैं कि यार एंकर जब शो से 8 से 9 के शो पे आता है, 7 से 8 के शो पे आता है, तो एंकर को ना
सेलिब्रिटी है, चैनल की तरफ से परोस के मिलता है, सब बढ़िया होता है, उन्हें बस खड़े होकर बोलना है, लिखा हुआ होता है और बना हुआ होता है। वास्तव की सच्चाई क्या है जब आप एंकर कर रहे हो, तो वास्तव में होता क्या है, ये दर्शक जानना चाहते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो 3 घंटे का, मुझे आज भी याद है कि 3 घंटे का स्लॉट लगता था। तो 3 घंटे 4 घंटे आप बैठे हो, बोले जा रहे हो, आपको खाना नहीं मिल रहा, आपको मतलब फ्रेश होने के लिए जगह नहीं है। तो वो कई इस तरह के इंसिडेंट होते थे कि आपके पेट में दर्द हो रहा है लेकिन आपको वॉशरूम जाना है, पर आप बस बैठे हो, इधर से रहे हो, आपको भूख लग रही है तो किसी से मांग लो कुछ खिला दे यार। एक बड़ा फनी इंसिडेंट था कि एक बहुत सीनियर एंकर थी, फीमेल एंकर, तो वो सीनियर थी मुझसे, तो वो भी ऐसे फंसी हुई थी 3 घंटे की उसमें स्लॉट में। तो उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग में शायद उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, तो वो अपने साथ बनाना लेकर आई थी और अपने पर्स में उन्होंने रख के और बगल की टेबल पर रख दिया था और एंकरिंग कर रही थी। तो जैसा आप लोगों को बताया कि पैकेज चलते हैं 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के, तो उन्होंने बस पीछे से ऐसे करके इशारे से पीसीआर को पूछा कि कितनी देर का पैकेज है। उन्होंने कहा 2 मिनट का है, आप 2 मिनट की बात कर सकती हो। उन्होंने सोचा 2 मिनट का है, जल्दी से कुछ एक आध बाइट खा लेती हूँ। हाँ। और वो 2 मिनट का उन्होंने एक बाइट तोड़ा, तभी ब्लैक आ गया। अब ब्लैक आना क्या होता है ये हमें तो पता है। ब्लैक आना मतलब होता है कि जो स्टोरी चल रही होती है उसमें कट आ गया। हाँ। तो ब्लैक को जो स्विचर होते हैं ऊपर, वो तुरंत काट के एंकर पे आ जाते हैं, वो हाँ। ब्लैक को करते हैं। हाँ। तो अब सोचिए कि सीनियर एंकर जिनका बड़ा नाम था, वो हम मुझसे भी सीनियर थी और उनकी एक रेपुटेशन भी थी। और ये मैं चूंकि इसलिए था कि मैं थोड़ा दूर मौजूद था, इसी स्टूडियो में खड़ा हुआ था, मैं कैमरे के पीछे, मैं शॉक हो गया, कभी कैसे मैनेज करेंगे। ने नीचे मुंह करके निगला। अनुराग जी, एक इंसिडेंस आपने मुझे बताया था जो बहुत फनी था, जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं थे, तेल घी का कुछ सुनाया था एक इंसिडेंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। मैं चाहूंगी कि आप सबसे शेयर कीजिए बिकॉज इट्स वेरी फनी। अच्छा, वो इंसिडेंट ये हुआ था कि आपको याद होगा कि एक स्कैम हुआ था इंडिया में जिसको कहते थे ये जो स्टैम्प पेपर घोटाला। स्टैम्प पेपर का स्कैम हुआ था। एक तेलगी करके, अब्दुल करीम तेलगी उनका पूरा नाम था, मतलब he was a main accused। उसी दौरान इंटरेस्टिंग ये हुआ कि मैं जिस चैनल में काम कर रहा था, उस चैनल में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर मतलब उस दौरान थे, वो राजस्थान में पोखरन गए हुए थे। तो पोखरन गए हुए थे, तो वहां ओबी-वन गई हुई थी जयपुर से। तो जयपुर से जो रिपोर्टर गए हुए थे वो वहां दिन भर सुबह पहुंच गए थे, बल्कि एक रात पहले पहुंच गए थे कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और वहां से वो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। अच्छा, न्यूज चैनल में ज्यादातर काम आप लोगों को पता है कि बहुत जल्दी होता है, मतलब हबड़-दबड़ में होता है। कई दफे तो ऐसा होता है कि रिपोर्टर उठ भी नहीं पाता, कहता है बता तो दो खबर क्या है। हाँ, मुझे बोलना किस पे है। उनको थ्रू कर दिया। तो इधर से एंकर ने शूट किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त की अब्दुल करीम तेलगी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और तेलगी की इस मामले में ये हुआ है, वो हुआ है, तेलगी गिरफ्तार होगा। और आज हमारे साथ बात करने के लिए फलां संवाददाता मौजूद हैं जो जयपुर में आज दिन भर वाजपेयी जी के बारे में टूर को कवर कर रहे थे। हाँ जी, बताइए। उनको सुनाई नहीं दिया, कुछ धूप गर्मी होगी, कुछ रोड पे खड़े हुए थे तो थोड़ा सा और शो होगा, उनको तेल घी समझ में आया। बोला हाँ, तेल घी बड़ा नुकसानदायक होता है, शरीर के लिए ठीक नहीं है, आदमी को बचना चाहिए तेल घी से। और वाजपेयी जी चिंतित थे, उन्होंने कहा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए, तेल घी नहीं खाना चाहिए। बात करिए बात को, तेल घी को लेकर काफी चिंता दिखाई वाजपेयी जी को। ये पूरी बात उन्होंने कह दी। इधर एंकर ने भी उनको काटा नहीं, एंकर ने भी नहीं बोला कि अरे आप क्या बोल रहे हो, ये तेल घी नहीं है, ये तेल घी है। और ऐसे में पूरा का पूरा लाइव चला गया, किसी को पता ही नहीं चली। थोड़ी देर बाद वो थैंक यू हो गया जब उनका, तो वो वाइंड अप होता है, तो वाइंड अप में जब वो अपना ईयरफोन निकाल रहे थे, लेकिन माइक ऑन था उनका, तो ये क्या तेल घी था। कैमरामैन ने कहा ये तेल घी नहीं था, ये तेल घी था वो।
तब पता चला नहीं निकला वो। लेकिन आप रिपोर्टर का जज्बा देखिए, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक बात बताता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त अब भी शायद किसी चैनल में होंगे, वो जी में थे, उनकी शादी तय हुई, लेकिन वो लखनऊ के रिपोर्टर थे और लखनऊ उस दौरान बहुत ही वाइब्रेंट जगह मानी जाती थी, तो लखनऊ से मतलब छुट्टी नहीं मिलती थी। तो जिस दिन उनकी शादी थी, जिस दिन उनकी मतलब घुड़चढ़ी और शादी होनी थी, उस दिन वहां पर मायावती ने रैली कर दी थी। मायावती बड़ी नेता उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और उनकी रैली हो रही है, तो चैनल ने कहा हमें नहीं पता, आपको फोन तो देना ही पड़ेगा, मतलब देते रहना पड़ेगा आप दिन भर। तो मैंने कहा सर मेरी शादी है। बोला हमें क्या मतलब, हमें नहीं पता, आप कैसे करिए मुझे नहीं पता, वो तो करना पड़ेगा आपको। हाँ। कुछ उनको भी जज्बा था, बोले हाँ ये बात है, इतनी बड़ी चीज है। तो अब बारात निकल रही है, तो लोग नाच रहे हैं और वो पकड़ी में पूरा पहन के बैठे हुए हैं, और लेकिन एक आदमी साथ में चलता था कि फोन को देखता रहे, कहीं ऐसा ना हो कि बाजा बज रहा हो और ये फोन छूट जाए, कहीं सुना ही ना। सहरे के नीचे से फोनो चल रहा है। ही वो फोन आता था ऑफिस से कि हाँ फोन देना तुमको। हाँ। रुक जाओ। बारात को रुकवाया जाता था। अच्छा। कहा था चुप, बारातियों को चुप। फोन देता था। आज मायावती की शानदार रैली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, और ये भी बता उसका खत्म होता था, बोले चलो फिर शुरू हो जाओ, तो फिर वो बात शुरू होता। बड़ा अच्छा लगता है लोगों की, हाँ ऐसे ही हो जाता है, एंकरिंग रिपोर्टिंग ऐसे परोस के नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अलग सर, अगला जो हमारा सेगमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेगमेंट के अंदर आपके पास दो जवाब नहीं रहेंगे, या आप ना नहीं कर सकते, जवाब देना ही होगा, और आप पास भी नहीं कर सकते, कुछ सवाल ऐसे हैं। अनुराग सर आप रेडी है? ओके। हाँ, तो पहला सवाल अनुराग जी, बीवी सास साला से डर नहीं लगता बाबूजी, तो आपको किससे डर लगता है? यार बीवी से लगता है और क्या है। अनुराग जी अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने सुना है और मैं पारिवारिक तौर से जानता हूँ, लेकिन रिसर्च भी करके हमने पता लगाया है कि आप चाहे शूटिंग और शो के बाद अपने घर जब पहुंचते हैं, चाहे वो 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, तो आप भाभी जी के साथ ही खाना खाते हैं। तो सभी तो ऐसा करते हैं, उसमें क्या है? नहीं, इनके साथ अलग कहानी है। ये जब रात को पहुंचते हैं 12-1 बजे के बाद, हाँ। तो ये जाके खाना बना दे तो साथ खाते हैं। अच्छा अनुराग जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको अकेले एंकरिंग करना पसंद है या किसी को एंकर के साथ? को एंकर। ठीक है, को एंकर का नाम बताना पड़ेगा, शो भाभी जी देख रही। नमता डोगरा। ये तो बहुत ही सेफ प्ले कर दिया अनुराग जी आपने। अनुराग जी, आपके लिए बेस्ट एंटरटेनिंग पॉलिटिशियन कौन है? इंडियन भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। इंडियन में तो आजकल राहुल गांधी है। जैसे उन्होंने भी एक बुक शो करी थी, तो बुक शो करके बुक लॉन्च करी थी किसी की, तो उनके साथ खड़े हुए थे। तो जब बुक लॉन्च करी तो उन्होंने, किसी ने कहा सर पीछे भी दिखा दीजिए, तो मतलब उन्होंने खुद पीछे मुड़ गए, वो पीछे मुड़ गए थे। तो आपके सबसे फेवरेट पसंदीदा ओपी और नमिता में से कौन है? ओपी। रहने दो, रुलाओ गया। थोड़ा तो पॉज ले लेते, थोड़ा तो एक्टिंग कर लेते। बहुत मुश्किल है सोचना, अरे बहुत टफ है। चलिए अगर एक चुनाव करना है तो मैं ओपी करता हूँ, इतना तो करते हैं अनुराग जी। अनुराग जी, ये नमिता की जलन बोल रही है, हम दोनों की शर्त लगती है कि गेस्ट किसका नाम लेगा, और इस बार मैं शर्त जीता। मैं तो खैर इस सदमे से बाहर नहीं आ पाऊंगी, लेकिन क्या करें, अब चोच आगे चलाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ऐसे बहुत अच्छे इंसिडेंट्स हैं अनुराग जी जो मुझे पता है बहुत अच्छे हैं, और आप वो बहुत अच्छे से नरेट भी करेंगे। एक वो जो सद्दाम हुसैन वाला एक इंसिडेंस है आपका, वो आप बताइए हमें। शुरुआत के दिन की बात थी, नए थे, तो लिहाजा वही प्रेशर था ज्यादा। गल्फ वॉर स्टार्ट हुई थी और इराक पे हमला हुआ था, तो उस दौरान हमारे एक रिपोर्टर को वहां भेजा गया था। तो खबर चलनी शुरू हुई, इराक पर हमला हो गया, इराक पर अमेरिकी सेना ने हमला कर दिया, और लाइव आना शुरू हो गया। उस पर नरेशन चालू था, मैं एंकरिंग कर रहा था। तो अचानक वो फोन लगाया कि जो रिपोर्टर गए थे कि आप जाइए उनको लगा लो।
तुरंत फोन लगा और वो थ्रू करा दिए गए। तो मैंने सवाल करना शुरू किया कि क्या आपको अपडेट्स मिल रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ कुछ खबर आ रही है कि इराक पर हमला हो गया है। तभी भागते हुए पीसीआर में मेरे जो चैनल हेड थे वो पहुंचे और उन्होंने मेरे ईयरफोन पे यानी कि कान पे बोला कि पूछो सद्दाम हुसैन कहाँ है। मैंने कहा जिसको अमेरिका नहीं खोज पा रहा वो ये मुझसे पूछ रहा है कि तुम बताओ कि सद्दाम हुसैन कहाँ है। तो नौकरी की खातिर मैंने ये सवाल पूछ लिया और उसका जो जवाब नमिता वहां से आया ना वो आज भी एम्बैरस करता है। और वो जब भी वो शख्स आज भी मिलता है रिपोर्टर मेरे को, सद्दाम हुसैन। हाँ, क्योंकि समझ एक्चुअली जो लोग देख रहे होते हैं उनको तो लगता है एंकर ने क्वेश्चन पूछा है और वो ऐसा क्योंकि यू आर द फेस ऑफ द चैनल या आप फेस हो, लेकिन जो पीछे से स्केप्टिक्स आ रही है। हालांकि मैंने उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करी, मतलब मैंने थोड़ा सा देखिए वैसे बहुत सी खबरें आ रही होंगी लेकिन इस समय सभी लोग जानना चाहते हैं कि सद्दाम हुसैन कहाँ पर हो सकते हैं, क्या खबरें हैं आपके पास। तो मैंने थोड़ा डाइल्यूट करने की कोशिश करी तो उनका तुरंत जवाब आया, अनुराग सद्दाम हुसैन कहाँ हो सकता है ये दो ही लोगों को पता है, या तो अल्लाह को पता है या खुद सद्दाम हुसैन को पता है। अच्छा अनुराग जी, एक और इंसिडेंस था, आप कात्यायनी के साथ कर रहे थे एक शो और एक बड़ा कॉमेडी सीन हुआ था P7 में। उस वक्त आपके जहन में और आपकी जो को एंकर थी उस वक्त कात्यायनी, उनके जहन में क्या चल रहा था? गलती क्या हुई कि हम और वो कात्यायनी हम लोग चूंकि एंकरिंग कर रहे थे तो वो जो पीसीआर ने हमको स्टोरी दिखा दी। तो वक्त का टर्न आता था तो उसने कहा कि कात्यायनी अगली स्टोरी आपको लेनी है और ये स्टोरी है। उसने स्टोरी देखी, उसने हंसना शुरू कर दिया, वो रुके नहीं। खैर उन्होंने कहा अब ब्रेक खत्म हो रहा है, बिल्कुल सीरियस हो जाओ, हम आ रहे हैं। ब्रेक खत्म हुआ, कात्यायनी बड़े सोबर तरीके से बैठी और उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री। वो जैसे बोलते बोलते अचानक करके ऐसे हंसी और वो पढ़ ही नहीं पाई। फिर वो जो बीच में मेरी आवाज आती है और फिर मैं बगल में बैठा था चूंकि, तो मैंने टेक ओवर किया और हंसते हुए उस खबर को पढ़ा था। तो वो आप दिखा सकते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। माया सरकार के खिलाफ जनता के बढ़ते आक्रोश को कांग्रेस अपने पक्ष में वोट के रूप में भुनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और ऐसे में सुनिए, हम सब एक जी हाँ, हम आपको बता दें कि दरअसल जो बात हुई है वो ये है कि वो आपको भी हंसी आ जाएगी। कात्यायनी अगर हंसते हुए रुकी हैं तो उसकी वजह है क्योंकि इस उत्साह में कि चुनाव आने वाले हैं, जो एक शख्स आपके सामने देख रहे हैं उनका नजारा देखिए। हाँ, मैं ये कहूंगा अनुराग जी, आज आप हमारे शो में आए अनुराग पुनेठा जी, और हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत दर्शकों को जानने को मिला कि वो स्टोरीज जो एक एंकर, एक रिपोर्टर के पीछे की कहानी होती है, वो जानने के लिए और उन पर आपने बातें की हमसे। आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और आप किसी भी भाषा में आप एंड के टाइम में हमारी और हमारे शो की तारीफ कर सकते हैं 5 मिनट। तारीफ ही करवाते रहो पी। और एकदम मस्त शो बनाया हो तुमने, एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम चकाचक, बड़ी अच्छी सी फीलिंग सी आ रही है और दोनों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं हमसे और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक देखेंगे वो भी एकदम राधे राधे कहेंगे और सब ठीक ठाक चलेगा। और जय श्री राधे। और दोनों तुम ऐसे ही करते रहो, हमें बार बार बुलाते रहो, किसी और को मत बुलाओ, हमें बुलाते रहो। सब एक चैलेंज है अनुराग जी के लिए, आपको पीसीआर से खबर मिली है एक बहुत ही नायाब सी, अनोखी सी, कि यूएस के एरिज़ोना में एलियन शिप उतरा है और एलियन को देखा गया है। बस आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, आपको ये न्यूज ब्रेक करनी है, आप कैसे करेंगे? बस इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के एरिज़ोना में इस समय एलियंस के उतरने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि चीन ने कहा ये हमारे एलियंस थे, हमारे शक्ल में रहे। वाह, कमाल है। ये है अनुभवी एंकर। एक ऐसी बकवास सी न्यूज को भी इतना ऐसे पेश कर दिया उन्होंने, मैं तो यकीन करने लग गई थी कि एरिज़ोना में सही में एलियन उतर गए हैं। थैंक यू सो मच अनुराग पुनेठा जी, आज हमारे शो में आए अनटोल्ड स्टोरी विद ओपी एंड नमिता में, और आपने वो बातें की, वो कहानियां बताई जो वाकई में सब लोग जानना चाहते थे कि एंकर और रिपोर्टर के पीछे की कहानियां कुछ अलग होती है। आपका तहे दिल से हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। अपने दर्शकों से भी कहना चाहते हैं कि आप किस अपने फेवरेट रिपोर्टर और एंकर को हमारे शो में देखना चाहते हैं और अपने सवालों के साथ, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम वाकई में कोशिश करेंगे उनको लाने के लिए, वादा है हमारा। और अगर शो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।